नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा और रीट मेंस परीक्षा 2024 इसके लिए जो टेस्ट सीरीज हमने यूट्यूब पर चला रखी है राजस्थान जीके की और साथ ही मनोविज्ञान व शिक्षण विधियों की, इसका मनोविज्ञान व शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 7 आज हम हल करने वाले हैं। 20 प्रश्न रोजाना यहाँ पर हल हम करते हैं। देखिएगा, ये जो प्रश्न है रीट मेंस के लिए भी, जो आपका रीट मेंस का एग्जाम होता है उसके लिए, और साथ ही जो आपके रीट का पात्रता का जो एग्जाम होता है साथियों, इसके लिए लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी ये टेस्ट सीरीज है। तो शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक लिखी है रॉबर्ट गेने ने, आशुबेल ने, थॉर्नडाइक ने और पावलोव ने। तो पहले प्रश्न का आंसर बताइएगा। देखो, एक पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये जो किताब लिखी गई है साथियों, ये इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखो, थॉर्नडाइक या आशुबेल ने नहीं लिखी है, इनको तो हम आराम से हटा सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसके आधार पर अगर आप पावलोव करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि द कंडीशन ऑफ लर्निंग ये जो किताब लिखी गई है रॉबर्ट एम गेने के द्वारा लिखी गई है। विकल्प नंबर 1 आपके पहले प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको सूचना देना चाहूँगा कि आप सभी को पता है, न्यूज आ रही थी कि भाई आपके ये जो सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर का महीना है, इसके एंड तक जो पात्रता परीक्षा है इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, जो पात्रता का आपका एग्जाम होता है, तो जिन्होंने पात्रता पहले से यहाँ पर उत्तीर्ण कर रखी है, पात्रता हासिल कर रखी है, उनको तो दोबारा से वो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जिनके अभी BSTC या DLED जिसको आप बोलते हो, या फिर B.Ed अभी पूरी हुई है और उनके पात्रता का जो एग्जाम है अगर क्लियर नहीं है, तो पात्रता परीक्षा के लिए हमने जो ऐप है स्टडी विद PN लोधा नाम से जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर साथियों आज एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं पात्रता परीक्षा के लिए। ठीक है, जिसमें PDF आपको दी जाएगी। PDF को पढ़ने के बाद में आपको उसी में साथियों टॉपिक वाइज प्रत्येक जो टॉपिक है आपके अलग अलग जो भाग है, चाहे लेवल 1 की बात करें या लेवल 2 की बात करें, सभी भागों में टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाएंगे। फिर संपूर्ण सिलेबस से अलग अलग भागों के टेस्ट लिए जाएंगे और फिर अलग लेवल 1 का अलग और लेवल 2 के अलग मैराथन टेस्ट भी आपके उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आपके जो मिलने वाले हैं या आपकी जान पहचान में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, साथियों 1 महीने का जो रिचार्ज होता है उससे भी कम फीस में हम बिल्कुल 1 वर्ष तक रीट पात्रता परीक्षा का ये जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी हम रखने वाले हैं, और ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है रीट पात्रता के लिए। इसके बाद में हम रीट मेंस का कोर्स भी चलाएंगे, लेकिन वो बाद में। उससे पहले तो हम अभी राजस्थान जीके जो अपडेटेड राजस्थान जीके हैं वो सारी कवर करेंगे बिल्कुल निःशुल्क ही यूट्यूब पर। तो ऐप डाउनलोड का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में है। आज आपके दोपहर 12 से 1 बजे के आसपास जो है कोर्स ऐप पर आ जाएगा साथियों, जिसमें आपको बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से पात्रता परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न और व्याख्यात्मक प्रश्न। तो देखो, अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, तो भाई आलोचनात्मक में तो आलोचना की जाती है, मतलब उसका गुण दोषों को देखा जाता है। विश्लेषणात्मक में विश्लेषण किया जाता है, व्याख्यात्मक में व्याख्या की जाती है। वस्तुनिष्ठ नहीं है ये प्रश्न, ये निबंधात्मक प्रश्नों में आ जाते हैं। इसलिए जो मिलान प्रश्न है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। थर्ड विकल्प जो है दूसरे प्रश्न का आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, हिप्पोक्रेट्स के द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी या संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्साही या सेगविन, क्रोधी या कोलेरिक, विषादग्रस्त या मेलेनकोलिक या निरुत्साही अथवा फ्लेगमेटिक। तो साथियों इनको किस नाम से जाना जाएगा? भाई ये तो हिंदी में नाम दे रखे और इनके इंग्लिश में नाम अलग है।
तो अगर हम बात करें हिप्पोक्रेट्स ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसमें जो बालक निराशावादी होते हैं, ठीक है, दुखी रहते हैं या फिर संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं, तो ऐसे बालकों को हिप्पोक्रेट्स ने विषादग्रस्त बालकों की श्रेणी में रखा है साथियों, जिनको क्या कहा जाता है, विषादग्रस्त के अलावा मेलेंकोलिक के नाम से भी इनको जाना जाता है, मेलेंकोलिक, ठीक है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है, एकत्रित तथ्यों से निष्कर्ष निकालना किस प्राप्य उद्देश्य में आएगा, ज्ञान में, अवबोध में, प्रयोग में या कौशल में। तो कोई बालक तथ्यों को एकत्रित करने के बाद में उन तथ्यों से यदि निष्कर्ष निकालता है तो वो ज्ञान तो नहीं है, अवबोध, कौशल या प्रयोग। साथियों प्रश्न संख्या 4 का आंसर देख लेते हैं। भाई एकत्रित तथ्यों से यदि निष्कर्ष निकाला जाएगा तो प्रयोगात्मक लक्ष्यों में आ जाता है मित्रों। तीसरा विकल्प आपके चौथे प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 5वें प्रश्न को, व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा किसने दी है, आल्पोर्ट ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने या केटल ने। तो देखो व्यक्तित्व से संबंधित ये जो परिभाषा दी गई है कि व्यक्तित्व के मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है, ये कथन साथियों आल्पोर्ट के द्वारा कहा गया है। बहुत ही फेमस परिभाषा है ये, बहुत ही ज्यादा। हर एग्जाम में लगभग इस परिभाषा को पूछा जाता है, तो अच्छे से इस परिभाषा को याद रखना है। पहला विकल्प 5वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। कक्षा कक्ष सभा प्रतिमान के प्रवर्तक है जेरोम एस ब्रूनर, रॉबर्ट ग्रेसर, फ्लेंडर और रिचर्ड सचमैन। तो देखो कक्षा कक्ष सभा प्रतिमान के प्रवर्तक प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है। और साथियों कक्षा कक्ष सभा प्रतिमान जो है ये किसके द्वारा दिया गया, रॉबर्ट ग्रेसर के द्वारा दिया गया है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है, आपका दूसरा विकल्प सही आंसर होगा 6ठे प्रश्न में। और देखो एक प्रतिमान और आता है प्रच्छा प्रतिमान या पूछताछ प्रतिमान, ये रिचर्ड सचमैन का है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। लेकिन कक्षा कक्ष सभा प्रतिमान पूछे तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता है, रॉबर्ट ग्रेसर। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। लुप्त अधिगम को सर्वप्रथम किसने परिचित करवाया था, इवान वी पावलोव ने, B.F. स्किनर ने, एडवर्ड टोलमैन ने या कुर्ट लेविन ने। तो साथियों लुप्त अधिगम के बारे में जिसके द्वारा सबसे पहले बताया गया है वो इनमें से कौन से विकल्प में दे रखा है। 7वें प्रश्न का आंसर देखें तो आपके देखो लुप्त अधिगम के बारे में सबसे पहले एडवर्ड टोलमैन के द्वारा बताया गया है। साथियों इन्होंने एक पहेली का यूज किया और उसमें साथियों चूहों पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। चूहों को उन्होंने अंदर डाल दिया, अलग अलग रास्ते थे लुप्त अधिगम के बारे में, उसी प्रयोग के आधार पर इन्होंने बताया था। थर्ड विकल्प आपके 7वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। देखो 8वां प्रश्न पूछ रहा है, एक छात्र बंदर को सजीव व पत्थर को निर्जीव बताता है, इससे कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है, कौशल, अवबोधन, ज्ञान और अभिरुचि। तो देखो छात्र बंदर को सजीव बता रहा है, ठीक है, और पत्थर को क्या बता रहा है, निर्जीव। अब देखो बंदर सजीव होता है और पत्थर निर्जीव होता है, तो मतलब वो उनमें अंतर करना सीख गया है। और अंतर करना जो है ये कौन से प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत आता है, अवबोध के अंतर्गत आता है साथियों। इस वजह से 8वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 9वें प्रश्न को, आदि तो ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह कथन किसका है, B.F. स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, N.P. स्मिथ का या गार्डनर मर्फी का। तो अधिगम से संबंधित ये जो कथन कहा गया है ये आदत, ज्ञान प्लस अभिवृत्ति बराबर क्या होता है, अधिगम। साथियों ये जो परिभाषा दी गई है किसके द्वारा दी गई है, क्रो एंड क्रो के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। विकल्प नंबर 2 आपके 9वें प्रश्न का आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न पूछ रहा है, प्रयोग प्रदर्शन विधि नहीं है, मितव्ययी एवं सरल, प्रयोग पर आधारित, छात्र केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। तो देखो प्रयोग प्रदर्शन विधि क्या नहीं है भाई, अगर हम बात करेंगे प्रयोग प्रदर्शन विधि की तो प्रयोग प्रदर्शन विधि मितव्ययी, कम खर्चा होता है और सरल विधि है। प्रयोग भी इसमें किया जाता है,
लेकिन साथियों अगर हम बात करें छात्र केंद्रित विधि नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा किया जाता है छात्र। तो उसको देखते हैं, इस वजह से आपके 10वें प्रश्न का जो तीसरा विकल्प है यह आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, नीता की शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने की क्षमता अच्छी है, अतः नीता में बुद्धि का कौन सा प्रकार लक्षित होता है, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक या राजनैतिक। देखो अगर हम बात करें तो नीता नाम की एक लड़की है, शाब्दिक और गणितीय संकेतों को समझने की क्षमता अच्छी है, और शाब्दिक और गणितीय चीजें मूर्त नहीं होती है तो गलत हुआ। सामाजिक या राजनीतिक नहीं, बल्कि ये चीजें कैसी होती है, अमूर्त होती है। मतलब उसमें किस प्रकार की बुद्धि ज्यादा है, अमूर्त बुद्धि। तो प्रश्न नंबर 11 का विकल्प आपका जो दूसरा है यही आपका आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। 12वें प्रश्न में क्या है आपके, गतिशील चित्रों अथवा दृश्यों को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, प्रोजेक्टर के द्वारा, टेप रिकॉर्डर के द्वारा, वीसीआर के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा। तो साथियों गतिशील चित्र मतलब जो चलते हुए चित्र होते हैं, ठीक है। फोटो तो जैसे अभी अपन फोटो कोई भी फोटो खींचा है हमने तो गतिशील नहीं है, लेकिन कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की तो फिर वो गतिशील रहेगा। तो कोई चित्र अथवा दृश्य जो गतिशील है इनको हम जिसके द्वारा रिकॉर्ड करते हैं, टेप रिकॉर्डर के द्वारा नहीं रिकॉर्ड करते, क्योंकि टेप रिकॉर्डर में तो वही सैंपल होता है, प्रोजेक्टर में उन चीजों को दिखाया जाता है। अब देखो गतिशील चित्रों अथवा दृश्यों को हम वीसीआर के द्वारा रिकॉर्ड करते हैं। विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न संख्या 12 का आंसर होगा। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। आलपोर्ट द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा में कौन सा वाक्यांश सम्मिलित नहीं है, गतिशील संगठन, मनोदैहिक व्यवस्था, अपूर्व समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नता। तो जो आलपोर्ट के द्वारा व्यक्तित्व की परिभाषा दी गई है, इस व्यक्तित्व की परिभाषा में जो वाक्यांश सम्मिलित नहीं है, देखो ऊपर हमने आलपोर्ट की एक परिभाषा पढ़ी थी कि भाई जो व्यक्तित्व है वो क्या है, गतिशील संगठन है, मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन, इस प्रकार चीजें पढ़ी थी ना, अपूर्व समायोजन, ये तीनों ही चीजें उसमें थी। लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता जैसा कोई शब्द इन्होंने नहीं बताया है आलपोर्ट ने। तो प्रश्न संख्या 13 में जो विकल्प नंबर 4 है आपका आंसर सही है। ये प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है, सरल प्रणाली के द्वारा, गुप्त प्रणाली के द्वारा, समीक्षा प्रणाली के द्वारा या छोटे पद प्रणाली के द्वारा। तो जो कविता का यथार्थ वास्तविक मूल्यांकन यदि हमको करना है तो दिए गए विकल्पों में से जो सबसे बेस्ट विकल्प है वो कौन से नंबर पे है साथियों, तीसरे नंबर पे, समीक्षा प्रणाली द्वारा। समीक्षा एक तरह से तुलना करना, उसी टाइप की जो दूसरी कविता है दोनों की तुलना के माध्यम से हम बच्चों को बताएंगे और फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। तो बिल्कुल तीसरा विकल्प आपके सही रहेगा 14वें प्रश्न का। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न पूछ रहा है, कौन से बुद्धि का सिद्धांत बुद्धि के कार्य के सिद्धांत का उदाहरण नहीं है। कौन से, क्या यहाँ पर मैंने लिखा था कौन सा, कि कौन सा बुद्धि का जो सिद्धांत है बुद्धि के कार्य के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। बहुकारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। तो साथियों अगर हम बात करें जो बुद्धि का जो सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत और पदानुक्रमिक सिद्धांत, तीनों ही सिद्धांत बुद्धि के कार्य के सिद्धांतों में आते हैं। लेकिन जो स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है साथियों, ये आपके कार्य के सिद्धांतों में नहीं आता है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 15 का आंसर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है, कैसी है मूल्यांकन की प्रक्रिया, उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का वर्णन है, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना है, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना है और इनमें से सभी। तो देखो अगर हम बात करें मूल्यांकन की प्रक्रिया की तो उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का वर्णन, कि जो हमने निर्धारित उद्देश्य हमने रखे थे उनकी उपलब्धि कहाँ तक हुई है इसका वर्णन इसमें किया जाता है। बिल्कुल परिणामों की जो गुणवत्ता है वह मूल्यों का निश्चय करना, कि जो हमारे परिणाम आए हैं इनकी गुणवत्ता कितनी रही है, ये चीज़ें भी मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, ये भी मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 17वें प्रश्न की तरफ।
इनमें से कौन सी बुद्धि गोलमैन से संबंधित है? शैक्षिक बुद्धि, स्थानगत बुद्धि, वाचिक बुद्धि या भावात्मक बुद्धि? तो डेनियल गोलमैन का नाम सुना होगा आपने। साथियों, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था संवेगात्मक बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया था, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। और यहाँ पर संवेगात्मक मतलब यहाँ कौन सा विकल्प सही रहेगा फिर? शैक्षिक, स्थानगत या वाचिक? नहीं, क्योंकि संवेगों का संबंध किससे रहेगा? भावनाओं से। तो भावात्मक इसका बिल्कुल आपके प्रश्न संख्या 17 जो है इसका चौथा विकल्प आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? मॉडल, संग्रहालय, दृश्य श्रव्य सामग्री या ड्राइंग उपकरण? तो देखो, सामाजिक विज्ञान हो या अन्य कोई विषय हो, अगर हम बात करें दिए गए जो विकल्प है, जिस प्रकार से ये विकल्प दे रखे हैं, इन विकल्पों के आधार पर जो सबसे उपयोगी सामग्री रहेगी वो रहेगी दृश्य श्रव्य सामग्री, क्योंकि संग्रहालय, मॉडल और ड्राइंग उपकरण ये तीनों एक एक इंद्रियों पर आधारित है और दृश्य श्रव्य सामग्रियों में हमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। तो एक साथ हमारी 2 इंद्रियां सक्रिय रहती है और ज्ञानार्जन ज्यादा होता है। ठीक है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री दिए गए विकल्पों में से सबसे बेस्ट आंसर है साथियों, यही आपका आंसर रहेगा। सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, नींद, आदत और प्यास? तो भाई जन्मजात प्रेरक जो जन्म से हमारे साथ आते हैं, जिनको हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे भूख है, नींद है, प्यास है, ये जन्मजात प्रेरकों में आ जाते हैं। लेकिन जो आदत है साथियों, ये जन्मजात प्रेरक नहीं है, बल्कि आदत किस प्रकार के प्रेरक में आते हैं? अर्जित में आती है। ठीक है, विकल्प नंबर जो 3 है आपके 19वें प्रश्न का सही आंसर है। अब आज का अंतिमवा और या फिर आप कहो 20वां प्रश्न जो है इसको देखेंगे साथियों। तो प्रश्न संख्या 20 क्या पूछ रहा है? साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेचेंट की, स्मिथ की, ब्रायन की या पिंटर की? तो देखो, साइलेंट रीडिंग के बारे में पूछा गया है और साइलेंट रीडिंग जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये ब्रायन के द्वारा लिखी गई है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर है। ये कंप्लीट होता है आपके आज का ये जो 7वें नंबर का टेस्ट था मनोविज्ञान का। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।